Hello students, welcome to D Kumar Chemistry classes on YouTube। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पढ़ रहे थे। इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया स्टीरियो आइसोमर्स की क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या है? तो मॉलिक्यूल हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एटम हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पॉसिबल होती है? तो अल्कीन में। वैसे अल्कीन जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हो। ऑक्जाइम में यदि कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो। एजो में, साइक्लोअल्केन में। तो पिछले क्लास में मतलब वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगी और कौन सी मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगी। इसका डिफरेंट एग्जांपल्स बताए थे। हम लोगों को मूल रूप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्केन और साइक्लोअल्केन स्टडी करना है। तो आज वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। अल्कीन और साइक्लोअल्केन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। तो अल्कीन और साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर आज स्टडी करेंगे। तो साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्केन अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन, अल्कीन और साइक्लोअल्केन, अल्कीन और साइक्लोअल्केन यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिट करता है तो उसके 2 टाइप के नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। पहला सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर और दूसरा जेडी नोमेनक्लेचर। तो 2 टाइप की नोमेनक्लेचर होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन और साइक्लोअल्केन्स की। तो फर्स्ट वन इज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वन इज सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर मैंने आपको बताया था कि जहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है। तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। अ ज्योमेट्रिकल सेंटर हैव 2 different types of relative arrangement of atom or group in space. A geometrical center have 2 different relative arrangement of atom or group in space. Geometrical center मतलब जहाँ पर restricted rotation हो और restricted atom के पास different substituent हो, वहाँ पर atom और group की arrangement space में 2 टाइप की होती है। एक ऐसी arrangement जिसमें same substituent same side में होता है तो उस अरेंजमेंट को कहा जाता है सिस फॉर्म, और एक ऐसी 3D अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होता है उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो तो उसे कहा जाता है सिस फॉर्म, और एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, अ ज्योमेट्रिकल सेंटर हैव 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम साइड में होती है उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को कहा जाता है सिस फॉर्म, और एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट रिस्ट्रिक्टेड एटम पर अपोजिट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। जैसे अगर अपन कहें ब्यूट ट्विन, तो ब्यूट ट्विन में क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है मतलब स्ट्रिक्ट रोटेशन है,
और इसके पास एक मिथाल एक हाइड्रोजन अलग है, मिथाल और एक हाइड्रोजन अलग है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये कार्बन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड एटम पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल क्लास में जो शो करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई, यहाँ पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो वो कहलाता है सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो तो वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म। मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, इन दोनों को हम सेम साइड में रख देंगे तो ये कहलाएगा सिस फॉर्म, ये कहलाएगा सिस फॉर्म। और यदि इस कार्बन पर एक मिथाइल है, इस कार्बन पर एक मिथाइल है, इन दोनों को अगर अपोजिट साइड में रख देंगे तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हुई, तो ये सिस, इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूटेटुइन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये भी ब्यूटेटुइन है, लेकिन इसकी 3D अरेंजमेंट कैसी हो गई, तो ये सेम साइड में है इसलिए सिस फॉर्म। और इसे हम लोग कहेंगे ट्रांस ब्यूटेटुइन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ट्रांस ब्यूटेटुइन, ट्रांस ब्यूटेटुइन। तो एक स्टीरियो सेंटर पर, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप के स्पेस में होती है। यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो तो सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ये सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो ये सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है, राइट ज्योमेट्रिकल क्लास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इन सारे कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल क्लास को लिखिए। फर्स्ट वन इज अ पेंट-टू-इन, सेकेंड वन इज अ 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, एंड थर्ड वन इज 1-ethyl-2-methyl साइक्लोब्यूटेन। तो फर्स्ट वन दैट इज अ पेंट-टू-इन, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और उसके सेकेंड पोजिशन पर डबल बॉन्ड, दिस वन, बाकी हर जगह हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास क्या है, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। इस रिस्ट्रिक्टेड कार्बन के पास क्या है, तो एक इथाइल एक हाइड्रोजन, मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों कार्बन के पास, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होती है, वो ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ। तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में होंगी। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो वो सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो तो वो ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है कि जी इथाइल इज नॉट इक्वल टू मिथाइल, ये दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म। तो ये भी पेंट-टू-इन है, ये भी पेंट-टू-इन है, लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव अरेंजमेंट है एटम और ग्रुप की वो यहाँ पर सेम साइड, अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस एच के डिस्टेंस अगर L1 कह दें और एच के डिस्टेंस यहाँ पर L2 कह दें तो यहाँ पर L1 विल नॉट इक्वल टू L2, मतलब ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई। तो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट अरेंजमेंट पता करने के लिए भी बहुत आसान तरीका होता है कि दो ग्रुप के बीच की दूरी अगर यहाँ L1 है, यहाँ दो ग्रुप के बीच की दूरी, सेम ग्रुप के बीच में दूरी अगर L2 है तो दोनों अगर सेम नहीं है मतलब दो अलग अलग कंपाउंड है, मतलब ये आपकी हो गई सिस फॉर्म और ये आपकी कहलाएगी ट्रांसफॉर्म। तो ये भी पेंट-टू-इन, ये भी पेंट-टू-इन, लेकिन इसे कहेंगे सिस और इसे कहेंगे ट्रांस। उसी तरह से सेकेंड वन इज द 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन है, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल तो 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस कार्बन को पकड़ घुमाएंगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब एक हाइड्रोजन इज नॉट इक्वल टू मिथाइल एंड हाइड्रोजन नॉट इक्वल टू मिथाइल। तो ये क्या है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई। और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट
एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होती है। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी उसे हम कहेंगे सिस फॉर्म, और ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होगी उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। जैसे यहाँ पर मिथाइल है और ये CH3 का दें, इधर यहाँ पर हाइड्रोजन और इस कार्बन पर CH3, इधर मतलब यहाँ पर CH3 क्या है तो सेम साइड में हम सिस फॉर्म कहेंगे। अगर इस कार्बन पर CH3 ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर CH3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो गई, तो ये सिस ये ट्रांस। तो ये क्या है, तो ये 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। तो ये भी 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, ये भी 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन इसका नाम क्या होगा तो सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा तो ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में है 1-ethyl-2-methyl साइक्लोब्यूटेन, 1-ethyl-2-methyl साइक्लोब्यूटेन। तो ये साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, और इसमें क्या है तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। तो 1-ethyl-2-methyl मतलब एक कार्बन पर क्या है तो ये मिथाइल है, और दूसरे कार्बन पर क्या है तो इथाइल है मतलब CH2CH3 है। तो एक कार्बन पर मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, ये इथाइल एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये शो करेगा क्या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ऑब्वियसली ये अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर रिस्ट्रिक्टेड एटम पर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो जाए तो इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे तो ट्रांसफॉर्म। जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन अगर सेम साइड में हो जाएगा और ये CH3 हो गई, और ये आपका C2H5 हो गया, ये आपका C2H5 हो गया है ना, ये C2H5 है, दिस वन ये है, ये C2H5 है। तो यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट क्या है तो सेम साइड में है, तो इसे हम कहेंगे सिस, ये सिस 1-ethyl-2-methyl साइक्लोब्यूटेन। और अगर यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड में हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे तो ट्रांस 1-ethyl-2-methyl साइक्लोब्यूटेन। तो ये सिस फॉर्म हो गई, यहाँ सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है तो ये क्या होगी तो ट्रांसफॉर्म। तो ये सिस फॉर्म ये ट्रांसफॉर्म। तो बेसिक एक ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है तो जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसे हम ज्योमेट्रिकल सेंटर कहते हैं। उस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर दो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट एटम और ग्रुप की स्पेस में होगी। यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिस्ट्रिक्टेड एटम सेम साइड में होता है तो उसे हम सिस फॉर्म कहते हैं। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिस्ट्रिक्टेड एटम अपोजिट साइड में होता है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, राइट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो जब भी आपको मैंने बताया है, जब भी आइसोमर्स डिफरेंट आइसोमर्स को लिखना है किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का तो उसकी अनसैचुरेशन फैक्टर निकाल लीजिए। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने से मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने से ये हमें आइडिया मिल जाता है कि उस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई पाई बॉन्ड है कि नहीं है, या उसमें रिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो अनसैचुरेशन फैक्टर हमें आइडिया देता है कि उस दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कोई पाई बॉन्ड पॉसिबल है या रिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या करेंगे तो पहले अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। अनसैचुरेशन फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन इज कॉल्ड अनसैचुरेशन फैक्टर। अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होती थी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने के लिए बोले थे कि अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने में
यदि कहीं पर किसी मोलिकुलर फार्मूला में हाइड्रोजन दिया गया है तो उसको आप एक हार्डन की इक्विवेलेंट मानेंगे। यदि ऑक्सीजन या सल्फर दिया गया है तो उसे आप इग्नोर करेंगे, और अगर नाइट्रोजन दिया हुआ है तो नाइट्रोजन को एक हार्डन के साथ इग्नोर करेंगे। तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड की हम लोग क्या करेंगे, तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। तो अनसैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ हार्डन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन। अगर 2 कार्बन के एलिफैटिक अल्केन होती तो जनरल फार्मूला के अनुसार इसमें हार्डन कितनी होती, 2 2 4 6 होता। लेकिन यहाँ कितनी हार्डन है कि जी 2, और हैलोजन को भी हम क्या मानेंगे, तो हार्डन के इक्विवेलेंट मानेंगे, तो मतलब 4/2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला होती है नंबर ऑफ हार्डन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक अल्केन माइनस नंबर ऑफ हार्डन गिवन कंपाउंड अपॉन 2। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी हो गई, तो 1 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओपन चेन लीजिएगा तो एक पाई बॉन्ड आप दे सकते हैं। तो साइकिल बनाएंगे तो आपको मैंने बताया है कि एक साइकिल बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही कार्बन, तो साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपन देखते हैं कि इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका क्या है, पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके क्या हैं, तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हैं, तो पहला कि ये कार्बन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड देना होगा क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर 1 है। तो इस कार्बन पर क्या हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन हो सकता है, और इस पर क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। दूसरा क्या है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देना होगा क्योंकि अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आई है। और यहाँ पर क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ एक क्लोरीन दे दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक क्लोरीन दे दीजिए। ये आप कहेंगे जी क्लोरीन को उठाकर आप यहाँ कर दिए हाइड्रोजन के, यहाँ तो बात तो वही हो गई, ये अलग है। ऑब्वियसली पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर, पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर, पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या हुई, तो ये 2, ये आपका अलग कंपाउंड है, 1,1 डाइक्लोरोइथीन हो गया, ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब देखिए पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर का देते सीधे, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसके पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कहिए, यहाँ पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कहिए, या पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, तो 1,1 डाइक्लोरो इथीन है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम पर क्या है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर के 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में नहीं पैदा होंगी। मतलब पॉसिबल हमेशा कितना स्ट्रक्चर इसका है, एक ही है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में नहीं हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखिए, जबकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों कार्बन के पास, इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इसके पास क्या है, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, मतलब इसके 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। पहला एक सिस फॉर्म, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में हो जाएगी तो सिस फॉर्म, और दूसरा अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में हो जाएगी तो ट्रांस। तो इसके 2 डिफरेंट पॉसिबल है, कौन सा, तो यहाँ ब्रैकेट में बगल में ले देता हूँ, सिस ट्रांस। तो पॉसिबल टोटल 3D स्ट्रक्चर कितने हो गए, तो ये इसका हमेशा एक ही टाइप के, जैसे भी अरेंज कर लीजिए हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट आएगी, हमेशा एक ही टाइप की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आएगी, मतलब हमेशा एक ही तरह की पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर आएगा। मतलब इसका स्टीरियो आइसोमर हमेशा एक ही टाइप की होंगी, जबकि यहाँ पर 2 टाइप की हो सकती है। यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में तो सिस, अगर अपोजिट साइड में ट्रांस। तो टोटल कितने आइसोमर हो गए, तो ये 3 हो गए, ठीक है, इसका आंसर 3 हो गया। उसी तरह से नाउ बी में आइए, बी में क्या है, तो बी इज वाट, तो बी में क्या है, तो C2H2, ये Cl Br है। तो जब भी आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर मतलब टोटल आइसोमर से निकालने के लिए कहा जाए, तो टोटल आइसोमर कहने का मतलब आपको स्टीरियो को दिमाग में रखना होगा, है ना। टोटल आइसोमर अगर सिर्फ लिखा रहता स्ट्रक्चरल आइसोमर तो सिर्फ हम 2 बोलते,
सिर्फ लिखा जाता है कि इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर कितना, तो सिर्फ 2 कहते हैं। लेकिन सीधे लिखा टोटल आइसोमर, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर के अलावा उसकी 3D अरेंजमेंट भी कंसीडर करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का हमेशा एक ही टाइप का अरेंजमेंट होगा, जबकि इस स्ट्रक्चर का 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी 3D। इसलिए टोटल 3D पॉसिबल कितना है, तो ये 3। तो इसलिए इसके टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, तो 3। उसी तरह से यहाँ भी आइए, यहाँ पर अनसैचुरेशन फैक्टर क्या होगी, तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एल्केन। तो 2 कार्बन के एलिफैटिक एल्केन में कितने हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, तो जनरल फार्मूला के अनुसार 2 कार्बन के अल्केन की एलिफैटिक एल्केन की जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो फार्मूला के अनुसार यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दिएगा, तो ये 6 माइनस इसमें है कितनी हाइड्रोजन, तो ये 2 क्लोरीन ब्रोमीन को भी आप क्या करिए, तो हाइड्रोजन की इक्विवेलेंट मान लीजिए, तो हो गया 4, तो यह 0.2। तो यहाँ भी अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आया, 1। तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आया है, मतलब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर ओपन चेन लीजिएगा तो एक पाई बॉन्ड संभव है, अगर ओपन चेन लेंगे तो इसमें एक पाई बॉन्ड संभव है, या रिंग बनाइए तो रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम की जरूरत होती है। यहाँ 3 कार्बन तो है ही नहीं, मतलब रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सी होंगी, यहाँ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सी होंगी, पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सी होंगी, कहेंगे जी फर्स्ट वन, ये कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड डाल दीजिए, एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन को रखिए, एक पर क्लोरीन ब्रोमीन, एक ये स्ट्रक्चर हो गई। दूसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ पर ब्रोमीन रहने दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, तो अलग स्ट्रक्चर। अब ये कीजिए, ऐसा करिए कि आप इस ब्रोमीन को भी यहाँ ले आइए, तो अगर ब्रोमीन को आप यहाँ ले जाएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम हो गया। मतलब इसके 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर संभव हैं, एक कौन सा, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथिन, और दूसरा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथिन। कहेंगे इस ब्रोमीन को यहाँ ले जाइए, हाइड्रोजन को यहाँ ले जाइए, तो ये कंपाउंड हो गई। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। तो यहाँ पर पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर देखें तो, पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर अगर देखें तो पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितना है, तो पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर, यहाँ पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितने हैं, तो कितने 3D स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, तो ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ये कैसे, तो इस दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, सॉरी ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। कि कैसे, तो इस दोनों कार्बन के, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम पर क्या है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई। रिस्ट्रिक्टेड एटम पर क्या हो गई, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गई, मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं हुई। तो अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है तो हमेशा एक ही टाइप की पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर होगी। उस तरह से यहाँ पर आइए, ये क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर क्या है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इस रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, इस रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इसके 2 डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में पॉसिबल है। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड में होगी तो सिस, और अगर अपोजिट साइड में होगी तो ट्रांस। तो इसके 2 पॉसिबल है। तो पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर कितने हो गए, तो 3, मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर 3 है। ठीक है, नाउ C4H8, C4H8, तो C4H8 में टोटल आइसोमर्स पूछा जा रहा है। तो टोटल आइसोमर्स पूछा जा रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, तो उसमें स्टीरियो को भी कंसीडर करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे। क्यों अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते, तो हमें आइडिया मिलता है दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई पाई बॉन्ड होगी कि नहीं, या साइकिल बन सकती है कि नहीं। तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालने के लिए फार्मूला होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड अपॉन 2। तो बेसिक यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर 4 कार्बन के अगर एलिफैटिक एल्केन लें तो जनरल फार्मूला CnH2n+2 के अनुसार हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, तो 10, लेकिन है कितनी, तो 8, अपॉन क्या करेंगे, तो 2। तो अनसैचुरेशन फैक्टर कितनी हो गई, तो 1 हो गई। तो अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आने का मतलब ये हुआ कि यदि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर ओपन चेन में लिखेंगे तो एक पाई बॉन्ड होगा,
या एक साइकिल दे देंगे तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इधर हम लिखते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल है, तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल है। तो फर्स्ट वन पहली है कि आप क्या करिए, तो ये 4 कार्बन को ओपन चेन लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली हाइड्रोजन भर सकते हैं, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ये CH, यहाँ पर CH2, ये CH3, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली ये 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन लीजिए और ये डबल बॉन्ड दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ये CH3, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपका क्या, तो CH3। तीसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली तीसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तीसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तीसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तीसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये डबल बॉन्ड को अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सेम टू सेम हो आएगा, है ना, सेम टू सेम हो आएगा, सेम टू सेम हो आएगा। तो क्या करें, तो ऐसा करिए कि ये 3 कार्बन ऐसे रखिए, दिस वन, ये यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, ये आपकी CH2 हो गई और ये आपका CH3, ये दिस वन, ये हो गया। ऑब्वियसली चौथे, अब इस डबल बॉन्ड को अगर आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, है ना, ऑब्वियसली। तो अगर आप कहेंगे नहीं जी इस तरह से ड्रॉ करिए, सी डबल बॉन्ड यहाँ करिए, तो ये सेम ही होगी, इसकी भी आईपैक नेम हो जाएगी 2-मिथाइल prop 1-इन, इसका भी 2-मिथाइल prop 1-इन। तो ये 3 स्ट्रक्चर ओपन चेन हो गया। अब साइकिल में क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये CH2 ऑब्वियसली 4 कार्बन का साइकिल बना दिए, जिसमें साइक्लोब्यूटेन। और क्या हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक CH2, ये CH2, ये CH2, ऑब्वियसली इसमें से एक कार्बन को हाइड्रोजन को हटाकर CH3, ये तो ये क्या है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर है। C4H8 के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या हो गए, तो ये ब्यूट 1-इन होगी, ब्यूट 2-इन हो गई, ये ऑब्वियसली 2-मिथाइल prop 1-इन हो गई, ऑब्वियसली साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब हम देखेंगे क्या इस अल्कीन का 2 डिफरेंट रेजिमेंट स्पेस में पैदा हो सकता है। अब हम देखेंगे पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर, मतलब स्टीरियो आइसोमर देखेंगे, पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर मतलब स्टीरियो आइसोमर देखेंगे, क्या इसमें पॉसिबल है। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम पर क्या है, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब यहाँ पर जो एटम और ग्रुप मौजूद है, इस मॉलिक्यूल में जो एटम और ग्रुप मौजूद है उसको अगर स्पेस में हम अरेंज करें तो हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट देगा। मतलब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है कि क्यों, क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास सेम हाइड्रोजन हो जाने के कारण इसके हमेशा एक ही टाइप के पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे 3 डायमेंशनल। तो दिस, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन ये अलग ग्रुप है, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट स्पेस में होगी। एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में होगी वो कहलाएगा सिस, और अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस, तो इसके पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर 2 हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2 कार्बन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एटम के पास सेम सब्स्टिट्यूएंट हो जाने से ये भी हमेशा क्या करेगा, तो एक ही टाइप के अरेंजमेंट देगा, मतलब इसके पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर एक ही है। ऑब्वियसली यहाँ पर आइए, इस साइकिल में कोई भी 2 कार्बन को पकड़ के घुमाएंगे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर इसको पकड़ के घुमाएं तभी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, इसको पकड़ घुमाएं तभी रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन इस सारे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम शो नहीं कर सकता, मतलब इसकी हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट होगी, मतलब पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आइए, इस कार्बन पर क्या है, तो एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, मतलब ये डिफरेंट है। ध्यान दीजिए, रिंग में कोई भी 2 कार्बन को पकड़ घुमाएंगे तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो इन 2 कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर हुआ, अगर 2 कार्बन साइकिल में अगर 2 कार्बन के पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, ये तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पर दोनों का दोनों हाइड्रोजन क्या है, तो सेम ही है, मतलब इसकी हमेशा एक ही टाइप की अरेंजमेंट होगी, दैट इज द, मतलब इसका एक ही पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर है। तो टोटल आइसोमर जैसे लिखा जाए तो स्टीरियो हम कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पर हमेशा एक ही टाइप की, यहाँ पर इसकी 2 टाइप की, एक, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 5 6, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6, टोटल कितने हो गए 6, ठीक है।
तो कह रहा फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग, करें इन सारे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताइए। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, इसके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, इसके पास भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई। यहाँ पर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एटम पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हुई। तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब यहाँ भी दो डिफरेंट अरेंजमेंट, यहाँ भी दो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। ठीक है, उस तरह से यहाँ ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ भी दो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, यहाँ भी दो डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ भी डिफरेंट अरेंजमेंट होगी, यहाँ भी डिफरेंट अरेंजमेंट, यहाँ भी दो। तो अगर इस तरह के कंपाउंड आते हैं तो उसको निकालने के लिए जनरल फार्मूलाज है। यहाँ पर क्या है, जनरल फार्मूला है, ऐसे पर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठा कर निकाल दीजिए। यहाँ पर सिस ट्रांस है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठा कर निकाल दीजिए। यहाँ पर सिस ट्रांस इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठा कर लगा करके निकाल दीजिए, तब निकालेंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो निकालते निकालते लोगों ने क्या करा, तो एक जनरल फार्मूला ही बना दी। तो आज इसे रहने देते हैं, आप इसको करके देखिएगा, इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है, इसमें कितना आता है, इसमें कितना आता है। ऐसे इसका जनरल फार्मूला भी अपन नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना। लॉकडाउन शायद 31 मई तक बढ़ने वाला है, उसके बाद पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं, ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चाहे जो भी हो, हम लोग जब पढ़ाई को कंटिन्यू कर दिए तो कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक बहुत कम लोग तुम लोग कर रहा है जी। सारे वीडियो को लाइक करके लाइक बटन का बटन जरूर दबाओ, है ना। वरना क्लासरूम में आओगे तो मैं खड़ा कर करके सबसे पूछूंगा कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है ना। सब्सक्राइब तो सब कर ही रहे हैं, है ना। जो नहीं करे वो भी सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर दबाया करो जी। तुम लोग लाइक वाला नहीं दबाता है, समझ गए। हाँ, तो लाइक जरूर दबाया। मैंने क्लास में खड़ा कर करके मैं सबसे पूछूंगा कौन कौन लाइक दबाया था कि नहीं लाइक दबाया था, और नहीं दबाया था तो क्यों नहीं दबाया था, ये मैं पूछने वाला हूँ भैया। इसलिए लाइक का बटन पहले दबा दो। दबा दिया, ठीक है। हाँ,